जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है। बहरहाल त्राल में मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने त्राल के अरीबल इलाके में डारगनी गुंड गांव में घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद ये मुहिम शुरू की गई। इसके बाद छिपे मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। वाज़ेह हो कि मारा गया दहशतगर्द जैश का टॉप कमांडर अदनान बताया जा रहा है। गैरवा मुहर्रम है। इस अवस्था में हमने तकरीबन यहाँ पर 42 एम्प्लॉयज़ को डिप्यूट किया है डांगरपोरा में। डांगरपोरा में सबसे बड़ा जुलूस निकल रहा है आज के दिन, और इसमें हेल्थ वर्कर्स अबाउट 42 और इसके अलावा NGOs, लोकल्स सब लोग मिल के यहाँ काम कर रहे हैं। रावत ने कहा कि दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में भेजता है, वो सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करता है और फिर अमन की बात करता है, जो कि दिखावा है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने रियासत में होने वाले बल्दिया इंतखाब और पंचायत इंतखाब को लेकर कहा कि इंतखाब की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए इंतखाबात का होना जरूरी है और रियासत की तरक्की के लिए भी इंतखाब होना चाहिए। Respect the ceasefire, but we find that the attempts at infiltration continue. The terrorists continue to cross the line of control or even the international border in the area of Jammu and Kashmir and are trying to create violence in the Kashmir Valley. Well, this is something which cannot be allowed to continue, and we will have to take appropriate action to deter these terrorists from creating violence and disturbing peace in the Kashmir Valley. Today we are also looking at panchayat elections. We want these elections to go through, because with this, the power will devolve to the people. I mean, the people have been saying that, there is a lack of governance. If they want proper governance, then I think panchayat elections are the way forward. Why should anybody oppose panchayat elections, and why should anybody try and disrupt the peaceful election process, which is one of the democratic ways in which our country has been functioning? भारत पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी सरकार की पॉलिसी है कि बातचीत और दहशतगर्दी एक साथ मुमकिन नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि सरकार की पॉलिसी इन मामलों में साफ है। पाकिस्तान को साबित करना होगा कि वो दहशतगर्दी को फरोग नहीं देता है, तब की बातचीत मुमकिन हो पाएगी। देखिए, बातचीट के मुद्दे फेल नहीं हुए हैं। बातचीत इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि हमारे सरकार की जो नीति है कि भाई देखिए, टॉक्स एंड टेररिज्म कभी कभी साथ साथ नहीं हो सकते। हमने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है पाकिस्तान को। सरकार की जो नीति है वो बड़ी क्लियर कट है कि भाई आप हमारे को कुछ ऐसी हरकत करके दिखाइए जिससे हमें महसूस हो कि टेररिज्म को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आप खुद बार बार बोलते रहते हैं कि अपनी सरहद को हम किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ दूसरे देश के इलाके में हम होने नहीं देंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और टेररिस्ट सरहद के पार से आ रहा है। तो इस माहौल में टॉक्स करना, मेरे ख्याल में ये तो सरकार ही इस पे असली फैसला कर सकती है, बट जिस तरह का फैसला सरकार ने लिया है वो मेरे हिसाब से सही है कि टेररिज्म और जो पीस टॉक्स हैं वो एक साथ नहीं हो सकते। थैंक यू। बल्दिया इंतखाब के लिए कांग्रेस के डोडा यूनिट ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस लीडर अब्दुल मजीद वानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट जारी की। इस दौरान अब्दुल मजीद वानी ने दावा किया कि वो कांग्रेस डोडा के सभी 17 म्यूनिसिपल कमेटी की सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। अब्दुल मजीद वानी ने एनसी पर इल्जाम लगाया कि एनसी पर्दे के पीछे से अपने उम्मीदवार उतार रही है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे। वाज़ेह हो कि एनसी और पीडीपी ने बल्दिया इंतखाब के बाइकॉट का फैसला किया है। जहां जमहूरी अदारे हैं उनको ठीक करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए हम लोगों को कूदना पड़ता कि गलत फैसले मजीद न होने पाए। उसके लिए जमहूरियत के अंदर हमारा पूरा भरोसा है और हमें अपनी पॉलिसी लेके, प्रोग्राम लेके लोगों के पास जाना है। उसी के लिए मैं आज जो कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहा हूं, तो मेरी लोगों से अपील है कि अगर आपने अपने डोडा को खुशहाल देखना है,
और इसके साथ जुड़े हुए इलाका जितने भी इलाका जाते हैं उनको खुशहाल देखना चाहते हो तो आपके फैसले के ऊपर निर्भर करेगा कि म्यूनिसिपल कमेटी को आप हमारी मदद कीजिए और तरक्की का इम्तिहान या हिसाब हमसे लीजिए। तो ये मेरी गुजारिश है मेरे तमाम डोडा के बुजुर्गों से। पुंछ में बल्दिया इंतखाब के मद्देनजर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में वोटिंग ऑफिसर्स को ईवीएम मशीन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई। तकरीबन 200 वोटिंग ऑफिसर्स को ईवीएम मशीन चलाने के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा ऑफिसर्स को वोटिंग कराए जाने को लेकर कई अहम जानकारियां भी दी गई। वाज़ेह हो कि बल्दिया इंतखाब के पहले मरहले में 8 अक्टूबर को पुंछ और सुनारकोट में वोट डाले जाएंगे। पुंछ में 17 और सुरनकोट में 13 वार्ड हैं। में टोटल हमारे 17 पोलिंग बूथ पुंछ म्यूनसिपालिटी के लिए हैं और 13 म्यूनसिपल जो बूथ है हमारे वो सुरनकोट के लिए। कुल मिला के हमारे यहाँ पर 30 पोलिंग बूथ हैं पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। नौजवानों को रोजगार दिलाने और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के मकसद से बनिहाल के खरी में एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान नौजवानों की अच्छी खासी तादाद मौके पर मौजूद रही। JKEDI के असिस्टेंट प्रोफेसर ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम का फायदा उठाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान नौजवानों को सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीम्स और मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी दी गई। हमको इनवाइट किया गया था और इसका खाली एक मकसद था कि जो तहसील खड़ी के बेरोजगार नौजवान हैं जो कि अभी बेरोजगारी से दो चार हैं उनको हम बताएं कि JKEDI जो है उनकी सहायता के लिए तैयार है। तो इसमें हमने काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। इनफैक्ट जो हायर सेकेंडरी का स्टाफ है, जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो भी यहाँ पे थे। किश्तवाड़ में PDP के MLC फिरदौस अहमद ताक ने इलाके में चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में मकामी नौजवानों को काम दिए जाने को लेकर एहतजाज किया। एहतजाज के बाद PDP MLC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि CVPP यानी चुनाव वैली पावर प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले ज्यादातर मुलाजमीन जिले और रियासत के बाहर के हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चेनावी वैली में जारी 4 पावर प्रोजेक्ट्स के हेड ऑफिस श्रीनगर और जम्मू के बजाय किश्तवाड़ में ही होने चाहिए। ये पावर प्रोजेक्ट और ये पावर प्रोजेक्ट की कंपनीज यहाँ के लोगों को सब्ज बाग दिखाकर हमें और हमारे रिसोर्सेज को जैसे लूट रही हैं, उसके बदले में यहाँ की आवाम को सिर्फ बेइज्जती और लाचारी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अब वक्त वो आ चुका है कि जहां पर यहाँ के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आना चाहते हैं और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। मैं CVPP की बात करूं तो CVPP का आज भी हेड ऑफिस जम्मू में है और कश्मीर श्रीनगर में है, जबकि 4 के 4 पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में है। उनका इखलाकी और बिजनेस के हवाले से ये होना चाहिए था, उनका हेड ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हेड ऑफिस नहीं है। उसके अलावा 90% एम्प्लॉयज किश्तवाड़ जिला से ही नहीं बल्कि रियासत से बाहर से वो उन्होंने लगाए हुए हैं। अगर CVPP का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा जाए या उनके जितने भी सीनियर ऑफिसर्स देखे जाए, या तो वो रियासत से बाहर से हैं या उनकी 10% की तादाद ऐसी है जो रियासत से है। सोपोर के वेल्किन स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रस्ट में एक रोज़ा लिटरेरी कॉन्फ्रेंस, एजाजी नसीहत और जलसे का इनेकाद किया गया। बाज़मी शेरो अदब और जम्मू कश्मीर बैंक के इश्तिराक में मुनाकिद इस प्रोग्राम में रियासत के 3 मारूफ शख्सियात डॉक्टर अजीज हाजी, डॉक्टर रफीक मंसूरी और मरहूम MN साकिब को एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा मेहमानों के खिताब करते हुए कश्मीरी तहजीब और ज़बान के फ़रोग पर भी रोशनी डाली गई। इसमें वादी कश्मीर के 3 मारूफ शख्सियात को इज़्ज़त अफजाई हुई, जिनमें डॉक्टर अजीज़ हाजी साहब, डॉक्टर रफ़ीक मसूरी साहब और मरहूम मोहम्मद अमीन शकीब साहब को। इन्होंने अपने अपने ज़ुमरे में बहुत बड़ा काम किया है। अपनी ज़ुबान जो मादरी ज़बान कश्मीरी है इसका फ़रोग दिया जाए और हम और आगे आए, कश्मीरी स्कूलों में पढ़ाए, तमाम जो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे निजी प्राइवेट स्कूल हो, कश्मीरी अपनी ज़ुबान के प्रमोशन के लिए हम काम करते हैं।
संग्रामा की तरफ से आज जो यहाँ तकरीब का एहतमाम हुआ शाह रसूल साहब वेलकिन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में, बुनियादी तौर पर इसका मकसद कुछ शख्सियात को एजाज़ात और अपनी तहजीब और सकाफ़त के हवाले से एक बेदारी पैदा करना था। बनिहाल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत माजूर तलबा के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में तकरीबन 50 माजूर तलबा शिरकत कर रहे थे। रामबन के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इन बच्चों के बीच ज़रूरी सामान तकसीम किए। बच्चों को ज़रूरत के मुताबिक व्हील चेयर, क्रचेस, कान की मशीन और चश्मे भी तकसीम किए गए और उनके इस्तेमाल के तरीके भी बताए गए। इंक्लूसिव एजुकेशन समग्र शिक्षा अभियान, यहाँ पे हम कैटर कर रहे हैं जो बच्चे जिनको हम स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं, उन्हीं के लिए ये है असेसमेंट कैंप है। तो आज इस कैंप में हम उन बच्चों को कैटर कर रहे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, जो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, खड़ा नहीं हो पाते हैं, उन्हीं के लिए आज हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं और उनको हम फिर लास्ट में बाद में हम उनको एप्लियंसेस देते हैं, लाइक व्हील चेयर हम उनको देते हैं, हेयरिंग एड देते हैं। आज उन बच्चों की स्क्रीनिंग यहाँ पे हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होने जा रहा है जिसमें उन बच्चों को ये हम एप्लियंसेस दे देंगे। पुलवामा के डीडीसी ने सेरिकल्चरल कॉम्प्लेक्स में एक कोकून नीलामी बाजार का इफ्तिताह किया। बाजार में रियासती और बाहर के खरीदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डीडीसी ने कहा कि जिले में कोकून की क्वालिटी में अब सुधार हुआ है, जिससे किसानों को 1000 से 1200 रुपए पर किलो कोकून की कीमत मिल रही है। महकमा सेरिकल्चरल के ऑफिसर्स के मुताबिक कोकून की कीमतों से किसान और खरीदार दोनों खुश हैं। दिन बहुत अच्छा रहा। आज के दिन में जो रेट रही बहुत अच्छी रही। जो एवरेज रेट रही वो लगभग 1000 से ऊपर रही। मैक्सिमम जो हमारे यहाँ रेट रही वो 1220 रुपये फी किलो रही। वो लोग बहुत मुतमईन है। जो हमारे करम के हजरात हैं बहुत नहीं। जहाँ तक बायर्स का ताल्लुक है, लगभग 30 बायर जो बाहर से आए हैं हमारे मोस्टली वेस्ट बंगाल से, और लोकल भी 4-5 पार्टियाँ हैं। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि JKI भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत अच्छा रहा। वो लोगों को बहुत अच्छी आमदनी मिल रही है और लोग सेटिस्फाइड हैं। जम्मू में कश्मीरी पंडित अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन ने पीएम पैकेज न मिलने को लेकर एहतजाज किया। कश्मीरी पंडित अनएम्प्लॉयड यूथ के सदर सुनील भट्ट के मुताबिक साल 2008 में मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी नौजवानों के लिए पीएम पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन पैकेज के तहत जिन नौजवानों को फायदा पहुंचाया जाएगा उनका लिस्ट आम नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2008 से लेकर 2017 तक कश्मीरी नौजवानों ने कई इम्तिहानात में हिस्सा लिया जिन्हें पैकेज के तहत नौकरी मिलनी थी, लेकिन अभी तक पैकेज के तहत किसी को भी ना नौकरी मिली है और ना ही फहरिस्त जारी की गई है। एहतजाज कर रहे नौजवानों ने गवर्नर से अपील की है कि वो मामले में दखल अंदाजी करें। प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए रखा था कि 2008 में कश्मीरी पंडित के लिए जो पीएम पैकेज अनाउंस हुआ था, आज 8 साल हो गए, अभी भी वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी 4/2017 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो पिछले 1 साल पहले हमने टाइपिंग टेस्ट दिया था, साथ में बच्चों ने स्टैटिकल असिस्टेंट बहुत सारे पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, मगर अभी तक आज गवर्नर रूल चल रहा है। हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं इस पे वो काइंडली इंटरवेन करे और हमें इस पे देखें कि पिछले 2 साल से या पिछले 8 साल से अगर हम ये सफ़र कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे हायर अथॉरिटीज़ के पास भी गए रिगार्डिंग पीएम पैकेज के, मगर अभी तक हमें नेगेटिव ही रिस्पांस मिला है। हमारी सबकी रिक्वेस्ट है वो इस पर काइंडली इंटरवेन करे और इसको देखे और जल्दी से जल्दी हमारे जो लिस्टेस हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उनका लिस्ट आए, और यही हमारी उम्मीद है सरकार से। शहीद राइफलमैन रविंदर सांबयाल की अहलिया नीरू सांबयाल ने अपने शौहर का अधूरा ख्वाब पूरा कर दिखाया है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब हिंदुस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हो गई हैं। अपने शौहर के इंतकाल फरमाने के बाद आम तौर पर ख्वातीन टूट जाती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन शहीद राइफलमैन रविंदर सांबयाल की अहलिया ने शौहर की शहादत के बाद जो कर दिखाया वो आज के दौर में एक मिसाल है। साल 2015 में राइफलमैन रविंदर सांबयाल देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए।
रविंद्र की अहलिया नीरू सांब्याल ने अपने शौहर का अधूरा ख्वाब पूरा करते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी की और अब वो हिंदुस्तानी फौज में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो गई हैं। To complete that whole 49 weeks training and finally I got commissioned on 8th of September 2018. जम्मू कश्मीर के सांबा की रहने वाली नीरू और रविंदर की शादी अप्रैल 2013 में हुई थी और दोनों की एक 2 साल की बेटी भी है। जब उनकी बेटी हुई तो रविंदर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन नीरू ने हार नहीं मानी। नीरू बताती हैं कि उन्होंने बेटी के विलादत के वक्त ही ठान ली थी कि वो अपने शौहर के ख्वाब को जरूर पूरा करेंगी और इसलिए उन्होंने फौज में शामिल होने का फैसला किया। नीरू कहती हैं कि वो वालिद और वालिदा दोनों की जिम्मेदारी निभाएंगी। I am her mother, I am her father, I will provide her each and everything. And that was my sole inspiration, that is my motivation. शहीद रविंद्र की अहलिया ने चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के नए बैच में कई आर्मी ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग ली। नीरू चाहती हैं कि उनकी बेटी मजबूत बने और अपने आर्मी वालिदैन पर फख्र करें। उन्होंने एक ही कोशिश में एसएसबी क्लियर कर लिया और सिर्फ एक वैकेंसी होने के बावजूद अपनी जगह पक्की कर ली। Being a lady officer, we don't get opportunity to go on front, but if I talk about the male officers, they have to go on front. They go on front and they have to lead the men. So it's all about the physical, mental strength. You have to be mentally strong. You have to be prepared for each and every situation. वहीं नीरू के वालिद दर्शन सिंह अपनी बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की दिली तमन्ना थी कि वो आर्मी ज्वाइन करे। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन नीरू के ससुराल वालों की हिमायत से उसके ख्वाब को पूरा करने का फैसला कर लिया गया। 6 महीने भी नहीं हुए थे अभी उनके बेटे की डेथ हुए, तो हमारी आपस में कंसल्टेशन हुई कि इसके लिए फ्यूचर के लिए क्या करना है, इसका क्या सोचना है, क्योंकि बड़ी छोटी एज थी इसकी। 25 साल में मैंने इसकी मैरिज कर दी, 27 में ये विडो हो गई। तो हम दोनों ने बैठ के यही चीज़ डिसाइड किया कि इसकी चॉइस थी, क्योंकि टीचर में ये इंटरेस्ट नहीं थी। ये MA MAD है, BA BEd है, वेल एजुकेटेड है, ऐसी बात नहीं थी, मगर ये उस लाइन में नहीं है। तो इसकी अपनी ख्वाहिश थी कि नहीं मैं आर्मी में ज्वाइन करूँगी। तो हमारे लिए भी जरा थोड़ा सा वो टफ टाइम था कि एक बेटी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मुझे तो बेसिकली भी इतनी कोई आर्मी के बारे में नॉलेज नहीं थी कि मेरे चाचा जो थे 3-4 चाचा वो आर्मी पर्सन थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे फादर साहब पहले आर्मी पर्सन थे, बाद में वो ड्यू टू बीमार होने की वजह से छोड़ के आ गए, तो फिर पुलिस ज्वाइन कर दी उन्होंने। तो हम दोनों ने यही फैसला किया कि उन्होंने यही कहा कि नहीं भाई मैं आई एम एग्री। नीरू के दिल में शौहर के शहादत का गम भी है और चेहरे पर कामयाबी की खुशी भी। नीरू अपनी बेटी की परवरिश को लेकर काफी फिक्रमंद थीं, लेकिन अब उनकी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने नई मिसाल पेश की है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है कि खवातीन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। वे बुरे से बुरे हालात में भी मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तंगमर्ग में चांदिल प्रीमियर लीग सीजन 3 इख्तिताम पजीर हो गया। इसका फाइनल मुकाबला टंबरहामा और ड्रूरू क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए ड्रूरू क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज की। चांदिल आर्मी कैंप की जानिब से मुनाकिद इस टूर्नामेंट में 32 मकामी टीमों ने शिरकत की थी। टूर्नामेंट जीतकर खिताब अपने नाम करने वाली ड्रूरू क्रिकेट टीम को इनाम के तौर पर 25,000 रुपए दिए गए। वहीं रनअप टंबरहामा टीम को 15,000 रुपए का इनाम मिला। वाज़ेह हो कि मकामी नौजवानों के बीच खेलकूद को फरोग दिए जाने को लेकर कराए गए इस टूर्नामेंट को खिताबी मुकाबला देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। टीम है और विनर टीम है, उनको डबल मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छा खेला और टूर्नामेंट जीता। तो ये काफ़ी सारे बच्चे हैं जो देखने आए। मुझे उम्मीद है ये बड़े होकर भी अच्छे क्रिकेट खेले। थैंक यू करना चाहता हूँ उसको कि उन्होंने यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उसने इस ग्राउंड की बहुत मरम्मत की है। इस ग्राउंड की हालत बहुत खस्ता हाल थी, लेकिन जब से उन्होंने यहाँ पे टूर्नामेंट खुलाया है तब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू करना किया है ग्राउंड को। बहुत खुश है इस टूर्नामेंट से, आर्मी के टूर्नामेंट। हाँ, जो ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट आर्मी ने, तो इससे हमें प्लेटफार्म जरूर मिलता है, बहुत अच्छे प्लेटफार्म मिलता है इससे हमें।
जिला इंतजामिया और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बांदीपुरा में खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन में जिले भर के तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। मैराथन को डीडीसी डॉक्टर नासिर अहमद नक्कास ने हरी झंडी दिखाई। मैराथन रेस डेलिना से शुरू होकर शौकत अली स्टेडियम तक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। बॉयज कैटेगरी में पवननीत सिंह ने पहला मकाम हासिल किया, जबकि मनप्रीत सिंह दूसरे और समीर अहमद तीसरे नंबर पर रहे। वहीं गर्ल्स कैटेगरी में लेतल उल निसा ने पहला और फुरकीना ने दूसरा मकाम हासिल किया। बारामूला पुलिस लाइन में आर्मी की जानिब से वॉलीबॉल लीग का अहतमाम किया गया। नौजवानों को खेलकूद से जोड़ने और बेहतरीन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से कराए जा रहे टूर्नामेंट में उरी, बनियार, कांसीपोरा और बारामूला के आसपास के कई इलाकों की टीम शिरकत कर रही है। ऐसे टूर्नामेंट में लड़के कुछ सीख पाएंगे। ऐसे लड़के हैं सर, स्टूडेंट भी हैं, कुछ नेशनल खिलाड़ी भी हैं सर, स्टेट खिलाड़ी भी हैं जो चाहते हैं सर आगे हम हो जाएं। हम बिछामा से आए यहाँ बारामूला में जो इंटर डैगर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग था, हमने इसमें हिस्सा लिया। हमें बहुत खुशी हुई इसमें हिस्सा लेके। भले हम हारे हैं लेकिन हमें बहुत खुशी हुई। जम्मू सिविल सोसाइटी की जानिब से मुहर्रम के मौके पर बाहर से आए उलेमाओं को एजाज से नवाजने के लिए हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के जरिए पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया गया। इस मौके पर रियासत और गैर रियासती शायरों ने अपने कलाम से लोगों को महजूज किया और भाईचारे का पैगाम आम किया। 10 दिन मुहर्रम के मनाए जाते हैं, उसमें शिया कम्युनिटी का बहुत अहम रोल रहता है, उन्हीं का ये मुहर्रम मनाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि 11th मुहर्रम पे हम जम्मू में जम्मू सिविल सोसाइटी की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें सारे लोग अक्रॉस द सोसाइटी वो सब शिरकत करते हैं और ख़ासकर वो उलमा जो बाहर की स्टेटों से यहाँ आते हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं और एक मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया को कि हम सब लोग अमन पसंद हैं, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं और आपसी रवादारी को बढ़ाने के लिए ऐसे मुशायरों का को ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक अच्छा मैसेज पूरी रियासत का पूरे वर्ल्ड में जाए। अब वक्त हो चला है हमारे खास हफ्तावार शुमारे का। इस शुमारे में आपके लिए पेश करेंगे हफ्ते भर की बड़ी और अहम खबरें। इस हफ्ते पीर को वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू के दौरे पर रहे। उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुल्क के पहले स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। जानते हैं क्या है स्मार्ट फेंस। अब दरअंदाजों की खैर नहीं है। स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट का हुआ इफ्तिताह। हर मौसम में मिलेगी दरअंदाजी की जानकारी। दरअंदाजों का काम होगा तमाम। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हैं आंखें। साहिर लुधियानवी के इस गीत पर अमल करते हुए हिंदुस्तान की निगहबान आंखों को मजबूत करने के लिए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान सरहद पर पहुंचे। राजनाथ सिंह हिंदुस्तानी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट फेसिंग पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जम्मू पहुंचे। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के तहत जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 5 किलोमीटर के इलाके में इस इनविजिबल वॉल वाले सिस्टम को लगाया गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में 5-5 किलोमीटर की दूरी में 2 मकामात पर फेंस बनाए गए हैं। इस तकनीक के साथ एक साथ कई सिस्टम काम कर रहे होंगे। जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, पानी के रास्ते में सेंसर से लैस सोनार सिस्टम और हवा में हाई रेजोल्यूशन कैमरा और एरो स्टेट कैमरा जो दुश्मन की हर चाल से मुल्क को महफूज करेगा। सीमाओं की सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सहित हमारे सेना के जवान और विभिन्न फोर्सेस के लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस सीमा सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आज एक नए पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS। और मैं समझता हूं कि CIBMS यह टेक्नोलॉजी बॉर्डर्स पर इंट्रोड्यूस करने के बाद
हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह सुरक्षित रहेंगी। अब मुल्क के दुश्मन खराब मौसम का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सिस्टम हर मौसम में काम करेगा। बॉर्डर पर लगाए गए थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, राडार जैसे इक्विपमेंट हर मौसम में 24 घंटे सरहद की निगहबानी करेंगे। चाहे कोहरा हो या बारिश या फिर धूल भरी आंधी चल रही हो, तमाम हालात में दरअंदाजी की जानकारी मिल सकेगी। इससे वक्त रहते बीएसएफ के जवान फौरी तौर पर कार्रवाई कर सकेंगे। यह अपनी तरह का पहला हाईटेक निगरानी सिस्टम होगा जो जमीन, पानी, हवा और जमीन के अंदर भी एक इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक दीवार का काम करेगी, जिससे बीएसएफ के जवानों को बेहद मुश्किल इलाकों में भी दरअंदाजी को रोकने में मदद मिलेगी। बॉर्डर के ऊपर पहले भी कई तरह के यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनको पहले कोई ऐसा तरीका नहीं था जिस तरीके में उनसे जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को किसी एक जगह लाया जाता, तो अलग अलग इस्तेमाल करते थे। अब एक ऐसा सिस्टम बनाया, इसका नाम ही रखा है कम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि सभी यंत्रों का आउटपुट एक जगह लेकर के उसको प्रोसेस करके और उससे जो जानकारी हासिल होगी उससे जो हमारी पार्टीज होंगी ग्राउंड में, जिनको हम क्यूआरटी कहते हैं, उनको तुरंत एक्शन कराया जा सकेगा। और ये लगभग पक्का हो जाएगा कि उसके बाद कि अगर कोई भी हरकत होती है या कोई घुसपैठ होती है तो उसको लगभग पकड़ लिया जाएगा और उसके ऊपर रोक लगाई जा सकेगी। CIBMS के तहत अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड और लेजर बेस अलार्म जो एक इनविजिबल जमीनी चारदीवारी कायम करेंगे। जैसे ही यूनिफाइड कंट्रोल रूम को किसी हरकत की जानकारी मिलेगी, वो क्यूआरटी को जानकारी देगा और क्विक रिस्पांस टीम फौरन दुश्मन को ढेर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हिंद पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुल्क के पहले स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और उसके बाद उन्होंने बॉर्डर पर जाकर जमीनी सतह पर हालात का जायजा लिया और ऑफिसर्स के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग भी की। रियासत में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के ऐलान के बाद पहली दफा जम्मू के दौरे पर पहुंचे वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के तहत स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ हेडक्वार्टर्स फलोड़ा में मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को भी खिताब किया। खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने जवानों की हौसला अफजाई की। वजीर दाखिला जवानों को पेश आ रही परेशानियों से भी रूबरू हुए। सीमाओं का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर कि हम फेंसिंग यदि करना चाहते हुए भी हम फेंसिंग नहीं कर सकते। हिली टेरेन है, रिवराइन है, अन्य तरह की जो कठिनाई है, तो वहां पर मैं समझता हूं कि यह जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है, जिसके आज पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, यह सर्वाधिक उपयोगी होगा और 24 घंटे लगातार पूरी सजगता के साथ बॉर्डर की निगरानी का काम पूरा किया जा सकता है। बीएसएफ के जानिब से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम में भी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने मकवाल गांव में बॉर्डर आउटपोस्ट का भी दौरा किया। अपने एक दिवसीय जम्मू दौरे के तहत आज राजनाथ सिंह जम्मू में बीएसएफ के हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां उन्होंने स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग के तहत 2 पायलट प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन भी किया। उसके बाद जवानों से भी खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने ये वाजे कर दिया कि जो ये नया सिस्टम है उससे बीएसएफ के जवानों की कम से कम कैजुअल्टी होगी। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने यही बीएसएफ हेडक्वार्टर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद यहां बीएसएफ, पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ स्थिति का जायजा भी लिया गया। जिसके बाद राजनाथ सिंह दिल्ली वापस लौट गए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया, जम्मू। जुमे के दिन अगवा किए गए एसपीओ की लाश मिलने के बाद से ही कई सवाल पैदा होने लगे हैं। सवाल बहुत अहम है। जिस तरह से हिजबुल के मिलिटेंट्स ने 2 एसपीओ और 1 कांस्टेबल को मौत के घाट उतारा है, इस मुल्क की आवाम हुक्मरानों से इसी सवाल का जवाब चाहती है। जब रियासत के महफिज ही महफूज नहीं हैं तो आम लोगों की हिफाजत कैसे हो सकेगी।
दहशत गर्दी के आकाओं की दहशत। पुलिस वाले छोड़ रहे हैं नौकरी। रियासत की मुहाफिज ही नहीं महफूज, तो आवाम की हिफाजत कैसे होगी? जम्मू कश्मीर के शोपिया में जुमे को मिलिटेंट्स ने 3 पुलिस वालों को अगवा कर उनका कत्ल कर दिया। सुबह तीनों पुलिस अहलकारों की लाशें बतागुंड गांव से बरामद हुई। पूरे इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई। रियासती पुलिस ने जानकारी दी कि गांव के लोगों ने मिलिटेंट्स का पीछा किया और इन्हें नहीं मारने की अपील की, लेकिन मिलिटेंट्स ने हवा में फायरिंग कर गांव वालों को चले जाने की धमकी दी। इसके बाद मिलिटेंट्स पुलिस वालों को नदी के पार ले गए और फिर गोली मार दी। उन्होंने पहले बाटकुल से 2 आदमी को उठाया है, फिरदौस अहमद को, उसको कुलवंत सिंह को उठाया है। उनको भी रास्ते में चलाते थे। फिर इनके घर गए, ये बाथरूम में वो ये वज़ू बना रहा था। इसको बोलो बनाओ, आराम से बनाओ वज़ू। फिर उन्होंने इसको चप्पल दिया कि चप्पल उठाओ, चप्पल पहनो। हम इसके गांव से बाहर तक पीछे पीछे गए हैं और वहां तक गए कि उन्होंने बोला कि हम इसको छोड़ देंगे, तीनों को हम छोड़ देंगे, हम इनको वीडियो बनाएंगे और छोड़ देंगे, बस इतनी सी बात होगी। उन्होंने जब फायरिंग की है, हमारे बच्चे गए बाद में ढूंढने के लिए, 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि फलानी जगह है 3 डेड बॉडी, और हम गए लाए हैं गाड़ी में उठा के 3। ऐसे में सवाल है कि आखिर उन जवानों की हिफाजत कैसे होगी जो अपनी जान पर खेलकर मुल्क के लिए खिदमत दे रहे हैं। ये सवाल एक आम कश्मीरी का हमारे हुक्मरानों से है कि जब मुहाफिज ही महफूज नहीं है तो आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अंधा बाप और अंधी माँ है और 2 बच्चे हैं इसका, निसार अहमद को। एक घरवाली को छोड़ के चले गए, तो ये तो है ही। तो हम बार बार यही हम सबको यही अपील कर रहे हैं कि न ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब आज इन 3 के साथ हो गया, कल हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, किसी न किसी के साथ तो होगा ही होगा। वाकया कोई भी हो, सियासी लीडर सियासत करना नहीं भूलते। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पूरे मामले पर एक के बाद एक ट्वीट करके मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मसले का हल ताकत से नहीं बातचीत से होगा, लेकिन हुकूमत में रहते उन्होंने क्या किया, इसका जवाब शायद उन्हें पहले देना चाहिए। जवाबदेही तो बीजेपी की है। वक्त बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं बल्कि आवाम की हिफाजत का है। शहादत पाकिस्तान के दहशत गर्दों की दरिंदगी है। जिस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों ने, CRPF ने और आर्मी ने पाकिस्तानियों का कश्मीर में सफाया किया है। पिछले 1 हफ्ते में 28 से ऊपर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान बौखलाहट में है और छोड़ेंगे नहीं। जिन आतंकवादियों ने ये दरिंदगी की है ना, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मिलिटेंट्स ने रियासती पुलिस के जवानों को निशाना बनाया है। लोगों में खौफ पैदा करने के लिए पहले भी इस तरह की कायराना हरकत की जा चुकी है। मिलिटेंट्स ने अगस्त में कश्मीर के अलग अलग इलाकों से पुलिस अहलकारों के 11 अहले खाना को अगवा किया था। ऐसा कहा गया कि इंतजामिया को इन्हें छुड़ाने के लिए मिलिटेंट्स के मददगारों की मदद करने वालों और पूछताछ के लिए लाए गए मिलिटेंट्स के अहले खाना को छोड़ना पड़ा था। कश्मीर में ईद के दिन भी मिलिटेंट्स ने 3 पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया था। पुलवामा में इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ डार और स्पेशल पुलिस अफसर मोहम्मद याकूब का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। वहीं कुलगाम में नमाज पढ़कर लौट रहे जवान फयाज अहमद भट्ट को गोली मार दी गई थी। कत्ल की मजम्मत तब भी की गई थी, मजम्मत आज भी हो रही है। वारदातें वही हैं, शहीदों के नाम बदलते जा रहे हैं। अब ये जो लगातार जब से नोटिफिकेशन भी आई है तब से लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो आज भी शोपियान में सुबह सुबह हमें खबर मिली है कि 2-3 पुलिस वालों को जिस तरीके से शहीद किया गया, तो मेरे ख्याल से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। पुलिस के ये पहला वाक़ा नहीं हुआ है। पहले भी पुलिस वालों को किडनैप करके मारा गया और 2 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे एक वार्निंग दी गई थी और लगता ऐसा है कि शायद सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी नौजवान बेखौफ होकर मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आए हैं। फौज और पुलिस की नौकरी के लिए लगाए गए कैंप में नौजवानों की तादाद से घबराए दहशतगर्दों को ये रास नहीं आया।
इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने में रियासत के नौजवान अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि दहशत के आकाओं ने अब आम कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक खौफ का माहौल नहीं होगा उनके नापाक मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ऐसे में मुल्क के इन सिपाहियों की हिफाजत की जिम्मेदारी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो वादी में 3 एसपीओ को अगवा करके कत्ल किए जाने के बाद एसपीओ के तौर पर काम कर रहे दूसरे पुलिस एहलकारों में खौफ है। ये वजह है कि उनकी नौकरी छोड़ने की खबरें आ रही हैं। हालांकि रियासती पुलिस और एमएचए ने इससे इनकार किया है। मिलिटेंट की जानिब से धमकी मिलने के बाद एसपीओ के नौकरी छोड़ने की खबरें आने लगी हैं। लेकिन शोपियान में 3 एसपीओ को एक साथ कत्ल किए जाने के बाद इसमें तेजी आ गई है। जराये की माने तो अकेले 5 एसपीओ ने तो आज ही वीडियो जारी कर अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि रियासती पुलिस ने इन खबरों की तरदीद की है। रियासती पुलिस के हवाले से कहा गया है कि एसपीओ की नौकरी छोड़ने की बात महज प्रोपेगेंडा है। 30,000 से जायद नौजवान एसपीओ हैं। उनकी कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लिया जाता है। आला हुक्काम के मुताबिक एसपीओ धमकियों और वारदातों से डरने वाले नहीं हैं। आईजीपी एसपी पानी का कहना है कि जवानों के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एंड इट्स ए कावर्डिस एक्ट। इस तरह के जो 3 लोगों को, 3 हमारे कोलीग हैं जिनकी शहादत रही है और आपने जैसे देखा उनका रिथलिंग यहाँ पे हुआ। हमें अश्योर करते हैं कि जो इनका जो कानून के दायरे में जो भी होता है दैट एक्शन वी विल टेक। वादी में दहशत के नए सरगना रियाज नायकू का ये ट्वीट और उसका अकाउंट शायद अब ट्विटर वालों ने मिटा दिया है, लेकिन आज आपको ये दिखाना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी कि ताकि आप इसके मंसूबों को भांप सकें। इस ट्वीट में नायकू ने न सिर्फ अपनी धमकी दोहराई है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हुक्मरानों को भी चैलेंज किया है। आखिर किसके शय पर नायकू जैसे लोग दावा करते हैं कि वो कभी भी किसी को भी अगवा कर उन्हें मार सकते हैं? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तानी आर्मी को जल्द से जल्द तलाश करना होगा और उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स नहीं चाहते कि रियासत में बल्दियाती और पंचायती इंतखाब हों। यही वजह है कि पंचायत इंतखाब के ऐलान के सिर्फ 24 घंटे के भीतर 4 पंचायत घरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ऐसे में इस तरह पुलिस एहलकारों का गायब होना और उनका कत्ल किया जाना पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल है। यही वजह है कि एक के बाद एक एसपीओ अपनी जान के डर से नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त शोपियान में हो रही है और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी कि इन सब घटनाओं को रोका जा सके। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, शोपियान। तो इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए जी इस्लाम के साथ।